नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट फरवरी 2026 में जो कि हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें हम लोग सीडीपी के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बुद्धि के विषय में पढ़ा। बुद्धि से संबंधित कितने प्रकार हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तथा उसके साथ साथ हमने देखा कि बुद्धि संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए कुछ सिद्धांत बहुत जरूरी हैं, जैसे कि शुरू के ये 3 और फिर उसके बाद में ये तरल एवं ठोस बुद्धि। इसमें होता क्या है, जैसे इसके विषय में जो डिटेलिंग है वो अक्सर नहीं पूछता, लेकिन इनके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, कौन मनोवैज्ञानिक है, वो आपसे अक्सर पूछता है। इसलिए नाम आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है। बाकी कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी तो एग्जाम में काम हो जाएगा, बट नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए अब तक हम लोगों ने 7 सिद्धांतों के विषय में देखा या 7 मनोवैज्ञानिकों को देखा जिन्होंने बुद्धि के विषय में बताया था। कुछ और हैं जिनको हमें देखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए उनको हम समझते हैं और अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला नाम जो आता है 8वें नंबर पे वो है हावर्ड गार्डनर। देखिए 8वें नंबर पे आता है हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अब देखिए इनके नाम में ही है बहुबुद्धि, तो इन्होंने भी बताया कि देखिए सबका मतलब एक ही था, बस कुछ कुछ लोग नया शब्द जोड़ देते थे जिसकी वजह से उनके सिद्धांत के विषय में हमें पढ़ना पड़ता था। ठीक है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1983 में। अब ये सिद्धांत क्या था समझते हैं। देखिए हावर्ड गार्डनर ने बताया कि बुद्धि एकल नहीं है, इकाई नहीं है, बहुत सारे कारक कार्य करते हैं। जैसा कि अभी हमने पीछे जब पढ़ा था, थर्स्टन ने बताया था 7 प्रकार के कारक, वैसे ही लगभग इनका भी मैच करता हुआ है। इन्होंने बताया कि बुद्धि देखिए कई कारकों पे डिपेंड करती है। जैसे पहला इन्होंने बताया भाषाई बुद्धि। बुद्धि कैसी होती है, भाषाई कारक पर निर्भर करती है, तो वो हो गई भाषाई बुद्धि। दूसरा इन्होंने बताया, भाषाई के बाद इन्होंने कहा तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि, ठीक है, बुद्धि जो होती है क्या होती है, तार्किक, या इसका एक नाम इन्होंने और कहा गणितीय बुद्धि। तो तार्किक बुद्धि को इन्होंने क्या नाम दे दिया, गणितीय बुद्धि। तीसरा इन्होंने बताया शाब्दिक। अब देखिए आपको लग रहा होगा लगभग मैच आपको कर रहा होगा, किससे मैच कर रहा होगा, आपका थर्स्टन से। ठीक है। चौथा इन्होंने बताया स्थानीय कारक या स्थानीय बुद्धि। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो भाषाई, तार्किक, शाब्दिक, ये सब के सब कहां से मैच कर रहे हैं, सब के सब आपके थर्स्टन से मैच करते हुए आ रहे हैं। अब इन्होंने कुछ अलग चीजें बताई, जैसे इन्होंने एक अलग बताया शारीरिक बुद्धि। अभी हम इसके विषय में डिटेल को समझाएंगे, पहले हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये नए पॉइंट था, यही हमको ध्यान रखना है कि क्या नया था। इन्होंने कहा अंतरावैयक्तिक बुद्धि। इसके विषय में इन्होंने समझाया क्या होता है, कैसे होता है। फिर उन्होंने कहा अंतरवैयक्तिक बुद्धि। इसके विषय में उन्होंने समझा। देखिए आपसे कहता क्या है, आपसे कहेगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो उसमें अगर इनका नाम दिख गया, देखिए थॉर्नडाइक ने भी दिया है, इन्होंने भी दिया है, तो दोनों में से कोई एक ही नाम रहेगा। तो अगर हावर्ड गार्डनर आ गया, आपने पढ़ा है थॉर्नडाइक, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हावर्ड गार्डनर ने भी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इन्होंने क्या बताया, भाषाई कारक क्या होगा, व्यक्ति या बालक बोलने में उसका भाषा विकास सर्वाधिक होगा, जैसे नाम से लग रहा है। तार्किक और गणित, जोड़ घटाव में और कैलकुलेशन में तर्क के साथ उत्तर देने में दक्ष रहेगा। शाब्दिक मतलब उसको अंदर शब्द का भंडार रहेगा। स्थानीय मतलब फिर वही लेखन, चित्रकला, मूर्तिकार और वास्तुकार, चीजों को अपने अंदर इमेज बना के जो दर्शा दे उसी को हम क्या कहते हैं, स्थानीय बुद्धि। शारीरिक बुद्धि ये नया बताया उन्होंने कहा देखो जिस व्यक्ति के अंदर शारीरिक बुद्धि सर्वाधिक होगी उसका रुचि या उसका रुझान खेल की तरफ ज्यादा रहेगा, अर्थात वो खिलाड़ी, एथलीट, ये सब वो ज्यादा करेगा, या व्यायाम में उसका रुचि ज्यादा रहेगा, योगा में उसकी रुचि ज्यादा रहेगी। ये किसने बताया, ये इन्होंने बताया शारीरिक बुद्धि के अंतर्गत। दो जो इंपॉर्टेंट टर्म इन्होंने बताए, अंतरा और अंतर।
देखिए अंतरा मतलब होता है अपने अंदर ही, ठीक है, अपने अंतर अंतर आत्मा में। इस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति आत्मसात होता है या आत्मदर्शन या आत्मज्ञानी होता है, यानी कि वो अपने ही विचारों से अपने ही संवेगों में ज्यादा डेवलप हो जाता है, ठीक है। मतलब मेच्योरिटी उसके अंदर जल्दी आ जाती है, अपने संवेगों पे, अपने आप कह सकते हैं कि मनोदशा पे वो अच्छे से कंट्रोल कर लेता है या नियंत्रित कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार की बुद्धि को इन्होंने कहा अंतरा वैयक्तिक। वैयक्तिक मतलब होता है सबके अंदर ये क्वालिटी अलग अलग होती है। कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है, कोई लेट में होता है, कोई उदास जल्दी हो जाता है, कोई हमेशा हंसमुख रहता है। तो ये नेचर क्या हुआ, अंतरावैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक की बात करें, इसके विषय में उन्होंने बताया इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति में होगी वो दूसरों का मन पढ़ लेगा, ठीक है। दूसरों का मन पढ़ लेगा मतलब उसकी मनोदशा देख के समझ जाएगा कि इसको किसी प्रकार की टेंशन है, या ये खुश है, या ये उदास है, ठीक है। ये दो प्रकार की बुद्धि ने बताई। लेकिन बाद में हुआ क्या, 1983 के बाद 1998 में, ठीक है, इन्होंने अपने बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया या अपने स्टेटमेंट में संशोधन किया। इन्होंने कहा देखो एक प्रकार की बुद्धि और होती है, कौन सी, प्रकृतिवादी। अब ये प्रकृतिवादी बुद्धि क्या है, प्रकृतिवादी बुद्धि जिस व्यक्ति में होगी वो प्रकृति को समझेगा या प्रकृति के विषय को अच्छे से जान पाएगा। जैसे कि हो गए मौसम वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक ये क्या करते हैं, ये मौसम के आधार पे या मौसम को समझ करके अपना कार्य करते हैं या बताते हैं। इसमें किसान भी आते हैं, ठीक है, किसान वैज्ञानिक आप ले सकते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, मौसम को या प्रकृति को पढ़ के या नेचर के बदलाव को समझते हैं और उसको समझ के अपनी भविष्यवाणी कर देते हैं या अपने सुझाव देते हैं कि ऐसा ऐसा कीजिए, ठीक है। तो इनको कहा इन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि। लास्ट इन्होंने फिर संशोधन किया सन 2000 में और तब इन्होंने बताया अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी, अस्तित्ववादी मतलब हम क्या हैं, हम क्यों हैं, संसार में क्यों आए हैं, इन सब का ज्ञान जिसके पास होता है या इन सब चीजों से जो परे हो जाता है उसको इन्होंने कहा अस्तित्ववादी बुद्धि। जैसे हमारे श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं, वैसे ही इन्होंने बताया कि जो भी योगी होते हैं, जो भी संत होते हैं, महात्मा होते हैं, ऋषि होते हैं, उन सब की जो बुद्धि होती है वो अस्तित्ववादी बुद्धि प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये था हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक ये और एक ये भी आप ये तो शब्द से ही पकड़ लेंगे, बाकी सब आप शब्द से पकड़ लेंगे किसकी बात वो कर रहे हैं। तो आपसे ऐसा थोड़ी पूछेगा कि हार्वर्ड गार्डनर के 8 9 कारक बताइए, उसमें से घुसा के पूछेगा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या है या अंतर्वैदिक बुद्धि क्या है, अस्तित्व बुद्धि क्या है। तो उसके लिए अगर आप समझे रहेंगे तो चीजों को बता पाएंगे। इतना लिखने का मतलब यही है, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है, वरना आप ये पढ़ के यहां से निकल जाते हैं, ठीक है, कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने। क्लियर। चलिए अब ये बात हो गया गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का। अब देखिए 2 3 वैज्ञानिक और हैं मनोवैज्ञानिक जिन्होंने दिया था सिद्धांत। जैसे कि अगर आप देखें तो एक सिद्धांत है पदानुक्रमिक या क्रमिक, ठीक है। देखिए पदानुक्रमिक, पदानुक्रमिक बुद्धि या इसी को क्रमिक भी बोलते हैं, क्रमिक भी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए अब पदानुक्रमिक क्रमिक क्या है, इसमें भी बहुत सारी चीजें बताई गई। मतलब आप कह सकते हैं कि बताया गया जिसमें इसके प्रतिपादक है बर्नर और बर्ट, बर्नर और बर्ट, ठीक है। इसको देखिए, इसको प्रतिपादित किया बर्नर और बर्ट ने। तो नाम पर ध्यान रखना है, अगर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। एक लास्ट में आपका त्रितंत्री है, त्रितंत्री जिसको दिया स्टेनबर्ग ने, स्टेनबर्ग। देखिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने आपको कोई नाम बता दिया, अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये खास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने उतना ही समझाया। क्लियर। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये जरूरी है, ये देखिए सबसे लास्ट में कह सकते हैं आप, या मतलब इन्होंने दिया तो पहले ही था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको लास्ट में रखा क्योंकि ये है भी बहुत खतरनाक। देखिए इस बुद्धि के सिद्धांत का नाम है गिलफोर्ड का, क्या है इसमें, त्रिविमी या त्रिआयामी, त्रिविमी, और एग्जाम में ये बहुत पूछता है सर्वाधिक, त्रिविमी कह लीजिए
या इसका एक और नाम है त्रिआयामी कह लीजिए, या इसका और नाम है त्रियामी। त्रियामी, ठीक है, त्रियामी बुद्धि संरचना, त्रियामी बुद्धि संरचना। इसका प्रतिपादन कौन किया, किसने किया? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने किया। और कब किया? 1967 में। इन्होंने कहा देखो बुद्धि के 3 आयाम हैं। क्या है भैया? बुद्धि के आयाम 3 हैं। 3 है, कौन कौन से? पहला इन्होंने कहा विषय वस्तु, विषय वस्तु। दूसरा इन्होंने कहा संक्रिया, संक्रिया। तीसरा इन्होंने कहा उत्पाद। दूसरा और तीसरा, तीसरा इन्होंने कहा उत्पाद। ठीक है, अब बात को समझिएगा। अगर ये इतना ही आसान था तो क्या गड़बड़ी थी? ठीक है, अब देखिए त्रिविमी। इन्होंने कहा देखो बुद्धि क्या है? 3 विमाओं पे आधारित है। ये तीनों कारक जब सम्मिलित होते हैं तब कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। जैसे विषय वस्तु क्या है, मतलब किस पे आप काम कर रहे हैं, व्यवहारिक काम है या आपके लिए सांकेतिक काम है या तार्किक काम है, किस पे आप काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ काम आप जब कर रहे हैं तो बुद्धि का कौन सा हिस्सा यूज हो रहा है, और उस हिस्से की यूज को कहा गया संक्रिया। मतलब विषय वस्तु मतलब किस पे काम कर रहे हैं, किस प्रकार पे, और संक्रिया मतलब किस प्रकार की बुद्धि यूज हो रही है। लास्ट में उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। इन तीनों को जब हम सम्मिलित करते हैं तब हमें बुद्धि का एक कारक मिलता है। तीनों को जब सम्मिलित करते हैं तो एक कारक मिलता है, इसीलिए इसको कहा गया बुद्धि की त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत। ठीक है, अब ये सिद्धांत क्या था इसको समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। उस डायग्राम को हम बनाएंगे और समझेंगे। ठीक है, तभी ये गिलफोर्ड ने 1967 में बताया कि बुद्धि के जो कारक होते हैं उसके 3 आयाम है। अब इन 3 आयामों उन्होंने बताया, पहला विषय वस्तु है, दूसरा संक्रिया है, तीसरा उत्पाद है। जब ये तीनों आयाम एक साथ काम करते हैं तब व्यक्ति एक किसी विशेष कार्य में दक्ष होता है, या आप कह सकते हैं उसकी कोई बुद्धि परिणाम के रूप में या रिजल्टेंट के रूप में दिखाई पड़ती है। जैसे इन्होंने बताया विषय वस्तु में उन्होंने बताया कि बुद्धि किस प्रकार की, व्यवहारिक बुद्धि है, सांकेतिक बुद्धि है, शाब्दिक है या आकृतिक है। ठीक है, इन्होंने बताया देखिए अगर विषय वस्तु व्यवहारिक है, सांकेतिक है, शाब्दिक है या आकृतिक है, कुल मिला के इन्होंने कहा 4 प्रकार की विषय वस्तु। इसके साथ साथ इन्होंने संक्रिया में बताया संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, अपरंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। 5 प्रकार के इन्होंने संक्रिया के विषय में बताया। 4 विषय वस्तु, 5 प्रकार की संक्रिया और 6 प्रकार के इन्होंने उत्पाद के विषय में बताया। इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन, निहितार्थ। अब आपको लग रहा होगा इतना हमको याद करना है? नहीं, इतना नहीं याद करना है। समझिए पहले, सबसे पहले इन्होंने जब 67 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत इन्होंने बताया देखो भैया 4 विषय वस्तु होती है, 4 प्रकार की विषय वस्तु, 5 प्रकार की संक्रिया और 6 प्रकार के उत्पाद। इन्होंने कहा इन चारों प्रकार के अगर हम विषय वस्तु को देखें, 4 प्रकार के विषय वस्तु को देखें, 5 प्रकार की संक्रिया को देखें और 6 प्रकार के उत्पाद को देखें तो हम पाते हैं 120। इन्होंने बताया कि बुद्धि के 120 कारक हैं। कितने कारक? 120 कारक हैं। लेकिन बाद में इन्होंने समझ में आया कि कुछ हमसे गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी हो रही है? इन्होंने कहा देखो भैया आकृतिक में, इसमें ध्यान दीजिएगा, आकृतिक में इन्होंने कहा कि यार विषय वस्तु कौन सी विषय वस्तु, आकृति मतलब कैसी विषय वस्तु आकृतिक। जैसे कभी कभार होता है ना कि अगर हम अभी अपने कानों से डमरू की आवाज सुने तो हमारे दिमाग में इमेज बन जाता है, अच्छा ये डमरू बज रहा है। और हमने आंखों से देखा, जैसे मान लीजिए बांसुरी रखी है तो बांसुरी देख के हम समझ जाएंगे कि इसकी ध्वनि कैसी होगी, यानी कि हम देख के भी समझ जा रहे हैं उस आकृति को, सुन के भी समझ जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा देखो भैया आकृति को इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया। एक इन्होंने कहा दृश्य और दूसरा इन्होंने कहा श्रव्य। ठीक है, दृश्य और श्रव्य। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, आकृति इन्होंने हटा करके इसको 2 पार्ट में बांट दिया तो विषय वस्तु कितना हो गया? 1 2 3 4 5। अब विषय वस्तु हो गया 5। संज्ञान कितना है? संज्ञान आपका है 5।
और उत्पाद कितने हैं 6, तो अब आप पाएंगे 150। तब इन्होंने कहा कि बुद्धि के 150 कारक है, बुद्धि के 150 कारक हैं। क्लियर हुई बात। फिर इतने में इनको आराम नहीं मिला, बाद में इनको लगा यार स्मरण मतलब क्या। इन्होंने कहा देखो, एक इन्होंने बांटा अपने आप को, स्मृति लेख कह सकते हैं आप या स्मरण लेखन, और दूसरा इन्होंने बांटा स्मरण पठन। ठीक है, स्मरण लेखन और स्मरण पठन, यानी कि इस 5 वाले हिस्से को भी इन्होंने 6 भाग में कर दिया। तो जब दूसरी बार इन्होंने संशोधन किया, अब क्या मिला देखिए, ये इनका जब इन्होंने प्रथम बार बताया था कितने कारक 120, दूसरी बार इन्होंने बताया 150 कारक, तीसरी बार क्या हो गया, अब ध्यान समझिएगा। अब विषय वस्तु हमारे पास 5 ठो है, लेकिन विषय वस्तु का संक्रिया इन्होंने कितना कर दिया 6, 5 था ही लेकिन इसको हटा के इन्होंने 2 और कर दिया, तो 4 2 6, और उसके साथ साथ हमारा जो उत्पाद है वो कितना है 6। तो अब हमने देखा 180 कारक देखने को मिलते हैं। कितने कारक, 180 कारक देखने को मिलते हैं। इन्होंने बताया जब ये 180 कारक आपस में मिक्स हो जाएंगे तब हमारी बुद्धि की संरचना हमें समझ में आती है। और ये इन्होंने त्रिविमीय सिद्धांत दिया, 3D फिगर। जैसे अगर आप देखें तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो 3 त्रिविमीय सिद्धांत को इन्होंने दिया। क्या कहा, फिर समझिए, आपको समझना क्या है। 1967 में गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया। ओके, इन्होंने बताया कि बुद्धि के 3 आयाम है, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। पहले इन्होंने बताया था 4 विषय वस्तु, 5 संक्रिया और 6 उत्पाद, तो कुल मिलाकर के अगर गुणा करेंगे तो 120 कारक। बाद में इन्होंने क्या किया, यही आपको ध्यान रखना है, बाद इन्होंने आकृतिक में संशोधन किया, दृश्य और सर्व कर दिया, यानी कि विषय वस्तु हो गई 5। तो अब अगर गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 छक्के 150 कारक इन्होंने बताया, बुद्धि के 150 कारक। लास्ट में इन्होंने स्मरण में संशोधन किया और उन्होंने बताया कि देखो ये स्मरण लेखन और स्मरण पठन, यानी कि 6 आपके संक्रिया भी होते हैं। तो बाद में फाइनली हमारा जो रिजल्ट निकल के आया 180 कारक। तो आपसे सवाल पूछेगा, गिलफोर्ड के संरचना सिद्धांत में, बुद्धि संरचना सिद्धांत में प्रथम में या पहली बार कितने कारक बताए गए, 120। गिलफोर्ड के सिद्धांत में कुल कितने कारक हैं बुद्धि के, 180। अब बहुत डीप जाएगा तो आपसे पूछेगा गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत में प्रथम संशोधन के बाद कितने कारक हुए, 150। प्रथम संशोधन के बाद 150, द्वितीय संशोधन के बाद 180। तो ये था गिलफोर्ड का त्रिविमीय आयाम सूत्र, या कह सकते हैं आपकी त्रिविमीय आयाम सिद्धांत। अब यहाँ पे हमारा बुद्धि का सिद्धांत लगभग सब समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टर्म पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, इन आयामों को बताने का मतलब यही है कि जैसे अगर आप समझे रहेंगे तो चीजों को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत क्या है, ये क्या है, कितने सिद्धांत हमने पढ़ लिए, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत पढ़ लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को हम समझते हैं। देखिए, ये हो गया क्लियर। देखिए, यहीं से आता है, अगर आप देखेंगे मोटा मोटा ना, देखिए थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, अगर आप देखें, देखिए एक विषय वस्तु ये थी, दूसरी विषय वस्तु ये थी, तीसरी ये थी, चौथी ये थी। विषय वस्तु मतलब क्या, किस पे आप काम कर रहे हैं। अरे यार, व्यवहारिक मतलब किस प्रकार की बुद्धि, व्यवहार बनाने वाली बुद्धि, यानी कि किसी से वार्तालाप आप कर रहे होंगे। जब आप वार्तालाप कर रहे हैं तो किस संक्रिया मतलब संज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, स्मरण का प्रयोग कर रहे हैं, परंपरागत चिंतन का, अपरंपरागत या मूल्यांकन का। अब संज्ञान का मतलब ये हुआ कि क्या आपको नॉलेज है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं किसी नए तथ्य पे, तो आप बताएंगे ना कि देखो ये ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। स्मरण मतलब आपको क्या ध्यान है, जिस व्यक्ति से आप मिले हैं उससे आपको व्यवहार बनाना है, तो क्या कभी आप उससे मिले थे या नहीं मिले थे, मिले नहीं है तो किस रिलेशनशिप का है, आपका पुराना दोस्त है या नया दोस्त है, उस प्रकार से आप उसको टैकल करेंगे। सांकेतिक बुद्धि का मतलब यह संकेतों में बात। ठीक है, सांकेतिक मतलब यही होता है। अरे सांकेतिक मतलब जैसे कि क्या चीज, जैसे ये शेर है तो ये शेर ही है। कभी आपने पढ़ा हुआ है शेर है तो शेर, अगर शेर आया आपके पास, आप देखेंगे भागेंगे तुरंत। जैसे आप देखेंगे संज्ञान तुरंत कहेगा भाग, यहाँ तो नहीं, निपट जाएगा और तुरंत भाग जाएंगे। तो फिर इसका संबंध आपने बनाया फट से कि अच्छा ये शेर था, भागना है हमको। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया था हर एक विषय वस्तु का संबंध या हर एक विषय वस्तु रिलेट करती है इन पांचों में से, और जब ये दोनों मिलेंगे तो तीसरा रिजल्ट हमारे पास इनमें से कोई आ जाएगा। ठीक है, क्या हमको करना है। क्लियर हो गई बात।
तो ये बताया था किसने, ये बताया था गिलफोर्ड ने। ठीक, यहाँ पे हमारा ये सिद्धांत कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए लगभग बुद्धि के सिद्धांतों को हमने कवर कर लिया है जितने थे हमारे। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है वो है बुद्धि मापन। बुद्धि मापन, ठीक है। अब देखिए बुद्धि मापन, सारी चीजों को हम समझेंगे, जहां जैसी जरूरत होगी वैसा हम उपयोग करेंगे अपना। देखिए बात करें बुद्धि मापन की, तो देखिए पहले क्या था कि बुद्धि मापन का कोई कुछ प्रमाण तो था नहीं। सबसे प्रथम में क्या हुआ कि अगर आप बात करें सन 1775 में लेवेस्टर मनोवैज्ञानिक आए। इन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति बहुत स्वस्थ है, अगर कोई व्यक्ति बहुत स्वस्थ है तो उसकी बुद्धि बहुत तेज होगी। मतलब अगर वो मोटा ताजा है, दिल डॉल बनाया हुआ है, अच्छा है, तो उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी। कोई कमजोर है, टूटा है, खाए बिन, तो उसकी बुद्धि कमजोर होगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, शारीरिक आधार पर बुद्धि के बारे में बताया। ठीक है, बुद्धि केवल बताया उन्होंने कि अगर कोई ऐसा होगा तो वो ठीक ठाक होगा, मतलब बुद्धिमान होगा। ठीक है भाई, ये तो बता के चले गए कि शरीर के आधार पर ही व्यक्ति का विकास होता है, या अगर उसका शरीर अच्छा है तो उसका मस्तिष्क भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये सिद्धांत पूरी तरह से गलत हो गया। भाई कभी कभी आप देखिए कोई मराठ का एकदम चिमिरखी ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, जैसे कि अभी स्टीफन हॉकिंग्स का आप नाम जानते होंगे, जिनका शारीरिक विकास तो नहीं था लेकिन वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये इनका सिद्धांत तो ज्यादा मान्य हुआ नहीं। बाद में क्या हुआ कि 1885 में जब गाल्टन आए, गाल्टन ने क्या किया, सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। क्या किया इन्होंने, बुद्धि शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। फिर 1890 में आए कैटल। कौन आए, कैटल। इन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या किया, बुद्धि परीक्षण, या आप कह सकते हैं बुद्धि मापन एवं परीक्षण, बुद्धि मापन एवं परीक्षण नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। क्या लिखी, पुस्तक लिखी। और इसी पुस्तक में इन्होंने बुद्धि मापन शब्द का प्रयोग किया, या बुद्धि मापन शब्द का यूज किया। शायद सुबह वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया कि पेंसिल्वेनिया थे, पेंसिल्वेनिया नहीं, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में या पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कैटल। 1890 में इन्होंने बताया, या एक पुस्तक लिखा, पुस्तक का नाम था मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, या बुद्धि परीक्षण एवं मापन, बुद्धि मापन एवं परीक्षण। उस पुस्तक में सबसे पहले उन्होंने कहा यार बुद्धि मापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बुद्धि मापन होना चाहिए। ठीक है, इस युग को आप देखें तो ये चलता रहा। इसके बाद आते हैं हमारे, सुबह मैंने शायद दो जगह मिस्टेक हो गई थी, अल्बर्ट हमने शायद बोल दिया है सुबह। क्या बोल दिया है, अल्बर्ट बीने। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो फ्लो फ्रॉम निकल जाता है। अल्फ्रेड थे, ठीक है, इनका नाम था अल्फ्रेड बीने, अल्फ्रेड बीने। अब देखिए यहाँ इसके बाद में अल्फ्रेड बीने आते हैं 1905 में, अल्फ्रेड बीने। और इन्होंने पहले छोटे बच्चे, ठीक है, मतलब कम आयु के बच्चों के लिए बुद्धि परीक्षण का नियम दिया। इसीलिए आपसे पूछा एग्जाम में कि बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले नियम किसने दिया, बीने ने। बाद में इनके दोस्त आए, सहायक बने। तो देखिए अब अगर यहां तक हम बात करें, यानी कि 1905 के पहले तक, 1905 के पहले तक केवल बातें चल रही थी, कोई दिया नहीं था। वो बुद्धि शब्द दे के चले गए, वो शरीर के आधार पर चले गए, वो किताब लिख दिए, लेकिन कोई दिया नहीं था। सबसे पहले परीक्षण की बात करें तो अल्फ्रेड बीने ने किया 1905 में। इसलिए इस सेक्शन को कहा जाता है, 1905 से पहले वाले सेक्शन को कहा जाता है कि बीने के पूर्व, या बीने पूर्व परीक्षण। ठीक है, या बीने पूर्व नियम कह सकते हैं आप। तो बुद्धि मापन का नियम जो है 1905 के पहले वाले हिस्से का जो सिद्धांत है उनको कहा गया है कि बीने पूर्व मापन, या बीने पूर्व बुद्धि के मापन के नियम। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास से पढ़ेंगे
बुद्धि के मापन या बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन के सिद्धांतों को अल्फ्रेड बी ने 1905 से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।